क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 molar concentration of NaCl and 1 molar HCl is are present in an aqueous solution, the solution is, तो आपको सॉल्यूशन बताना कि सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो NaCl और HCl को आपने मिक्स किया है, NaCl और HCl को मिक्स किया है, NaCl और HCl की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, फटाफट। सॉल्यूशन क्या होते हैं? दो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट टू pH चेंज व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू देम। अगर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को अगर ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, उनके अंदर टेंडेंसी होती है pH चेंज को रेजिस्ट करने की। और जनरली मैंने एग्जांपल जो दिया था वो दिया था कि मेरे पास सॉल्यूशन होना चाहिए वीक बेस का प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस, या फिर होना चाहिए वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑब्वियसली उसका सॉल्ट बना है NaCl, तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट और साथ में मिक्सचर हो सॉल्ट के साथ में, तो बफर सॉल्यूशन तो नहीं बनता है। तो आपका ऐसा C and D ऑप्शन जो मेरे पास यहाँ पर है वो तो हो गया गलत, नो डाउट है ना, वो आपके पास हो गया गलत। तो C और D तो नहीं होंगे, नॉट ए बफर सॉल्यूशन। अब pH लेस देन 7 होगा, क्यों होगा? क्योंकि सर ऐसा है कि एसिड है, HCl जो है वो एसिड है और NaCl का तो 7 होगा, तो आपके पास ऐसा है कि रिजल्टेंट मिक्सचर का जो मेरे पास आएगा वो एसिडिक होगा, और मेरे पास ऐसा है कि उसका ऑप्शन होना चाहिए ए। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीसीज एक्टिंग एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एज एंड बेसिस। तो सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास वो स्पीसीज आपको बतानी है एक्टिंग एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड, जो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी बिहेव करती है एंड ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव करती है। और उससे भी पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों से, तो आपके दिमाग में ये चीज़ बड़ी आसानी से क्लियर होनी चाहिए कि ब्रोंस्टेड एसिड और बेस क्या होते हैं। तो ब्रोंस्टेड एसिड की अगर बात की जाए, ठीक है, तो हम बोलते हैं सीधी सी बात ऐसा कि ये जो हुआ करते हैं, ये हुआ करते हैं H प्लस डोनर, और दूसरी मेरे पास ऐसा है कि ब्रोंस्टेड बेस जो होता है वो क्या होता है, आपके पास ऐसा है कि H प्लस एक्सेप्टर। जो H प्लस ले लेते हैं वो आपके बेस, ब्रोंस्टेड बेस, और जो डोनेट करते हैं वो एसिड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा खास विशेष इसके अंदर नहीं है। तो आप यहाँ पे बताएंगे, आपका आंसर बताइए फटाफट क्या आ रहा है। रीना का ये आ रहा है, मतलब HSO4 माइनस, ये ब्रोंस्टेड बेस और एसिड दोनों तरफ बिहेव करेगा। क्लियर है क्या? सबको ऐसा लगता है? सब एग्री कर रहे हैं क्या? सब एग्री कर रहे हैं क्या? ठीक है, बिल्कुल ए सत्य है। तो ए आपके पास देखा जाए तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं सर ऐसा है कि HSO4 की बात की, HSO4 माइनस की बात की जाए तो अपन लोग सर ऐसा है कि अगर इसके अंदर H प्लस ऐड करें तो ये बनाएगा H2SO4, तो H प्लस गेन भी कर सकता है और H प्लस लूज भी करके SO4 2 माइनस भी बना सकता है। तो ये जो चीज़ है आपके पास ऐसा है कि आपके पास ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरफ बिहेव कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन MgOH होल ट्वाइस बी x, देन इट्स KSP इज, तो उसकी KSP कितना होना चाहिए वो आपको बताना है। MgOH होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी आपके पास अगर x है तो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी वो आपको पूछा गया है। तो फटाफट बताइए क्या होना चाहिए। रीना बहुत भन्नाट जा रही है भाई, रीना के हिसाब से आना चाहिए ए। और कोई उम्मीदवार देवेश के हिसाब से ए, और कोई? चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर जो बात की जाए तो मुझे यहाँ पर दे रखा है MgOH होल ट्वाइस। जब मैं इसका सर ऐसा है कि डिजोल्व करूंगा वाटर के अंदर या किसी और सॉल्यूशन के अंदर, तो ये मेरे पास ऐसा है कि इस तरह से मेरे पास Mg2 प्लस का एक आयन आएगा और 2 आयन्स आएंगे माइनस OH आएंगे। तो Mg2 प्लस आयन का मैं सॉल्युबिलिटी मान लेता हूँ x, वैसे हम हमेशा S मानते आए थे, अभी x मान लेते क्योंकि क्वेश्चन में x दे रखा है, और मेरे पास माइनस OH आयन की हो जाएगी 2x। तो KSP का जो फॉर्मूला हुआ करता है उस हिसाब से देखा जाए तो Mg2 प्लस आयन की सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाइड विथ माइनस OH आयन की सॉल्युबिलिटी की पावर 2, तो देखा जाए तो ये हो जाएगा आपके पास x, यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर
एंड यू विल गेट x इंटू 4x²। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4x³। क्या है 4x³? ये मेरे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, दैट्स इट। तो 4x³ इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरा सत्य है। समझ में आ रही बात? क्लियर है सभी को? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करो फटाफट। फॉर द रिएक्शन दे रखी है मुझे CO प्लस हाफ O2 गिव CO2 Kp अपॉन Kc का रेशियो मुझे निकालना है इस रिएक्शन के लिए। बट क्वेश्चन क्या दे रखा है? मुझे एक रिएक्शन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और मुझे कहा गया है, सीधी सी बात है, रिएक्शन है मेरे पास CO गैसेस फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2। ओके, तो ये आपको दे रहा है क्या? CO2 गैसेस फॉर्म में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर Kp और Kc के बीच में क्या करना है कि रेशियो निकालना है, कितना आएगा। पहली बात तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर, ऐसा Kp का Kc के साथ एक रिलेशन आता है। क्या रिलेशन आता है? तो हम बोलते सर ऐसा Kp इक्वल टू होता है Kc RT की पावर डेल्टा n। अब डेल्टा n क्या होता है? मैंने कहा सर ऐसा डेल्टा n जो हुआ करता है वो हुआ करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इन गैसेस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इन गैसेस फॉर्म। गैसेस की बात करते हैं, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट में मेरे पास ऐसा कि नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास हो रहे हैं 1, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, और रिएक्टेंट साइड में मेरे पास जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1 प्लस हाफ है। तो आप इसको बोलेंगे सर ऐसा कि 1 माइनस 1 प्लस हाफ। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 जाएगा, और मेरे पास डेल्टा एन की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है माइनस हाफ आ रहा है। अब ये वैल्यू आप ऐसा है कि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है सर ऐसा कि Kp का अगर Kc के साथ में रेशियो की अगर बात करनी भी है तो ये मेरे पास होना चाहिए RT की पावर डेल्टा एन, है ना। तो Kp अपॉन Kc जो मेरे पास हो जाएगा वो तो यही है, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा RT की पावर हो जाएगा डेल्टा एन, मतलब माइनस का हाफ, ऐसा कुछ। तो इस ऑप्शन में देखा जाए तो मेरे पास ऑप्शन सी जो है वो सत्य है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, वो आपको मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन सी सत्य रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर सभी को? डेल्टा एन की वैल्यू की बात करो कि डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, है ना। तो डेल्टा एन की वैल्यू की अगर बात करो, अगर डेल्टा एन आपके पास 0 है तो आपके पास नो इफेक्ट, सीधा से एक बात कर लो बस खत्म। तो आपको ऐसा है कि डेल्टा एन जी सब में निकालो, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट केस के अंदर आपका 2 आ रहे हैं प्रोडक्ट में, 2 ही गैसेस के आ रहे हैं आपके पास रिएक्टेंट के अंदर, तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0। सेकंड वाले केस में अंदर बात की जाए तो यहाँ पर प्रोडक्ट में मेरे पास आ रहे हैं 2 मोल्स, रिएक्टेंट में मेरे पास है 2 माइनस 1, ये मेरे पास हो रहा है 1। थर्ड वाले केस में आपके पास 2 माइनस ये हो रहा है आपके पास 3 प्लस 1 4, ये -2। फोर्थ वाले के अंदर आपके पास जा रहा है ये 2 माइनस 1, ये आपके पास आ रहा है 1। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो इसमें तो 0 आ नहीं रहा, पहले वाले के अंदर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स 0 है। जब नंबर ऑफ मोल्स में जो चेंज आ रहा है अगर वो 0 हो तो आपके पास इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे कम करेंगे इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर डेल्टा एन आपके साथ इस पर इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा, तो बेसिकली सीधी सी बात ऐसा कि एक चीज़ ध्यान रखो बस कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या है, चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स 0 है तो नो इफेक्ट, बस इतना पकड़ के रखना। समझ में आ रही बात? तो ऑप्शन ए इज राइट। 6th क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। 6th का आंसर डी 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 6 वाला भी लगभग सेम सा है। अभी जो हमने बात की थी कॉन्सेप्ट की वही है। तो सीधी बात है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात करते हैं तो हम डेल्टा एन की बात करते हैं। तो सीधी सी बात आप देखो, सीधी सी बात डेल्टा एन किसके अंदर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हम बोलेंगे सर ऐसा है कि इसके अंदर आपके पास 0 नहीं आ रहा है, इसमें भी 0 नहीं आ रहा है, इसमें भी 0 नहीं आ रहा है, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। किसी बाकी और कोई सोच लो भी एक बार और।
ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये कहता है, सीधी सी बात ऐसा है कि मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर आपका 2 मोल्स ऑफ SO2 जो कि गैसेस फॉर्म में है, वो रिएक्ट कर रहे हैं आपके पास O2 के साथ में, जिसका 1 मोल है एक्चुअली। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और 2 मोल्स ऑफ SO3 बन रहे हैं, और आपका ऐसा कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आपके पास दे रखी है -198 किलो जूल। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे पास यहाँ पे ध्यान जाता है वो जाता है इसकी एंथैल्पी के ऊपर, जो आ रही है नेगेटिव। एंथैल्पी नेगेटिव मतलब ऐसा है कि रिएक्शन मेरे पास जो सीधी सी बात है वो है आपके पास कौन सी, सिस्टम से एनर्जी निकल रही है, तो ये हो गया आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब सीधी सी बात ऐसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि रिएक्शन के बाद एनर्जी निकल रही है। तो आपके पास जो फेवरेबल कंडीशन जो मेरे पास आती है टेम्परेचर के बेसिस पर हम बात करते हैं, तो मैंने कहा सर ऐसा है कि लो टेम्परेचर फेवरेबल है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो पहली बात तो मेरे पास कंडीशन होगी लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर आपके पास आ रहा है ए के अंदर और सी के अंदर, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर मैंने कहा ना ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर मैंने कहा ना 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 ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीधी सी बात ऐसा प्रेशर के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एनजी की बात की। डेल्टा एनजी की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में आपके पास 2 नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, और मेरे पास सीधी सी बात है रिएक्टेंट में मेरे पास आ रहे हैं 3, 2 + 1 3। तो यहाँ पे मेरे पास डेल्टा एनजी की वैल्यू आ रही है -। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके कम, मैंने कहा सर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो मतलब ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर प्रेशर बढ़ाता हूँ, मैंने क्या कहा, प्रेशर बढ़ाने पर नंबर ऑफ मोल्स उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ, सॉरी, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो प्रोडक्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मतलब सीधी सी बात ऐसा, प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो, तो लोअरिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग द प्रेशर, ये आपका सीधी सी बात है राइट आंसर। समझ में आ रही बात? तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। क्यों शिफ्ट हो जाएगी? कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है तो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट ऑप्शन। क्लियर है सबके? क्लियर है सबको?